बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट सब्जेक्टिव है हमारे पास वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू हमने बतानी है। इसमें वो कहता है कि एफ एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन का उसने बताया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पे। तो इस फंक्शन के अंदर जो m लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, सो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट पेज वाले हैं उनको तो आइडिया है कि कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और हम देन स्टडी करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैट वैल्यू, ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसकी डेफिनेशन में रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे। कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है जी? continuous function, a function is continuous at x is equal to c if तीन कंडीशंस है सर। पहली कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन नंबर 1, वो ये है कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि लिमिट एफ ऑफ एक्स, सेकंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड कंडीशन हमारे पास है लिमिट x approaches to c, f of x एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर देंगे अपना। अब्दुल्ला सिद्दीकी आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड वन जो आंसर है वो ये है कि एफ ऑफ सी का आंसर इक्वल होना चाहिए लिमिट के। ठीक हो गया सर? तो ये तीन कंडीशन अगर किसी कोई फंक्शन फुलफिल कर रहा है तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस है। ये तीनों कंडीशन डिटेल में अगर डिस्कशन आपने देखनी है तो लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे, या लेक्चर नंबर 2 में था शायद। मजीद हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। पहले मैं उस बात को बताता हूँ कि फंक्शन के अंदर आप सी यानी कांस्टेंट ये दिया होता है, जैसा कि उसने कहा ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ 3 इसका आंसर आपके पास वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो 0/0 ना हो, वो इन्फिनिटी ना हो, या वो नेगेटिव स्क्वायर रूट में ना हो। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कंडीशन है तो एफ ऑफ 3 का आंसर डिफाइंड है, अदरवाइज अनडिफाइंड होता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और फिर इन दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम स्टेप वाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, फंक्शन लिखते हैं। अब फंक्शन में दो गिवन है, तो पहले हमने एफ ऑफ सी फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ सी यानी एफ ऑफ 3 निकालना है। जी, हम दोनों फंक्शन को देखते हैं। पहला है एम एक्स, ये फंक्शन तब लिया जाएगा जब एक्स 3 से छोटा होगा, और एक्स स्केयर जब 3 के बराबर होगा या 3 होगा। इट मीन्स दैट कि हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा एफ ऑफ सी के लिए। ठीक है, मतलब एक्स स्केयर दैट मीन्स दैट 3 स्केयर। सो 3 स्केयर किसके इक्वल आता है? 9। 9 इज अ डिफाइंड वर्ड। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, यानी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है हमारे पास कि आपके पास अगर एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन में आप देखते हैं कि हमारे पास ये एक नंबर है सच दैट लाइन है, इसमें हम कहते हैं कि ये 0 है
और ये 1 है और ये क्या है, मैं इधर ले आता हूँ जी -1। हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो उसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि कोई वैल्यू नेगेटिव से 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब भी यही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। दूसरा केस ये है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हो, ठीक है, तो इसका भी मतलब यही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो अगर नेगेटिव से 0 की तरफ आ रही है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है लिमिट, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक हो गया। सो दैट इज बेसिक डिफरेंस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, जैसा कि हमारे पास ये फंक्शन है एक्स अप्रोचेस टू सी है, ऐसे ही लिखा जाता है। बस यहाँ पे एक तो सी की जगह पे हमने 3 लिखने हैं, क्योंकि उसने 3 हमें दिया हुआ है कि आपका ये होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 के ऊपर हमारा नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव साइन होगा। और फंक्शन का भी फर्क आ जाएगा। अब अगर x 3 से छोटा होगा तो ये फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें छोटी वैल्यू को लेना होता है, और राइट हैंड लिमिट के लिए बड़ी वैल्यू को। बड़ी वैल्यू मतलब x जहाँ पे ग्रेटर है तो वो राइट हैंड लिमिट है, x जहाँ पे लेस है तो वो छोटी वैल्यू है। अब x अप्रोचेस टू 3 को अगर हम लॉजिकली देखते हैं, x लेस देन 3 यानी x 3 से छोटा है, तो इसका मतलब ये होता है सर कि x की वैल्यू 3 से छोटी है, मतलब पीछे है x की वैल्यू ना, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है उससे आगे है। तो पीछे होने का मतलब वही लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाता है, और आगे होने का मतलब राइट हैंड लिमिट आ जाता है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स। सो फंक्शन हम पुट करते हैं दैट इज इक्वल टू एम एक्स। अब x को हमने पुट करना है 3, सो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 3m। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम सेम वैसे ही लिखते हैं, बस क्या होता है 3 के ऊपर साइन जो है ये चेंज हो जाता है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। अच्छा जी, अब इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन ले लेंगे जी। एक्स स्क्वायर फंक्शन जो है मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है। अब जी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3m आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आता है हमारे पास 9 आता है। ठीक हो गया सर। और उसने खुद कहा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस दैट कि वो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो सेकंड कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे लिखते हैं कि एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास है 3m, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 9 है। सो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि क्या आती है 3 आती है। ठीक हो गया। सो इस हिसाब से हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया है जी। तो m का आंसर आपके पास क्या आता है 3 आता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया सर। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है सर कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसमें वो बताता है कि जी एक्स की जो डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन जो है वो -π से π के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। वो कहते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंटरवल, ये फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज करता है। ठीक हो गया सर। अब हमने ये बताना है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या सीन होता है, वो ये है कि अगर एक फंक्शन उसकी डोमेन भी इंक्रीज हो रही है और उसी हिसाब से उसकी रेंज इंक्रीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग है। अगर डोमेन बढ़ रही है रेंज कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। कॉमन एग्जांपल में मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया हो या शायद ना बताया हो, याद नहीं है। सो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इसमें आप डोमेन को 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 का आंसर आपके पास आता है 1। ठीक है। आप जब 2 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4। इसी तरह अगर आप 3 पुट करते हैं तो आपके पास उसका आंसर आता है 9। तो आप डोमेन बढ़ाते जा रहे हैं, रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है।
जबकि इसके बरअक्स में एक और फंक्शन लिखता हूँ, वो फंक्शन क्या है हमारे पास कि 1/x² हम कर लेते हैं जी, ठीक है, 1/x² कर लेते हैं हम। अब उस फंक्शन में क्या होगा कि हम अगर डोमेन बढ़ाएं, यानी 1 होगा तो 1 से आएगा, 2 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.25, 3 करते हैं 9, दैट इज इक्वल टू 0.01, सच टाइप ऑफ दैट। सो इट मींस दैट कि आप डोमेन बढ़ाते जाएंगे, रेंज कम होती जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। ओके हो गया। सो साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये इंक्रीजिंग भी होते हैं, डिक्रीजिंग भी होते हैं। कुछ इंटरवल पे इंक्रीज कर रहे होते हैं, कुछ इंटरवल पे डिक्रीज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्राफ देखते हैं इन टाइप के फंक्शंस का, जैसा कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के इक्वल है, तो हम यहाँ पे अगर ग्राफ देखें वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का जी, अब अगर आप ग्राफ देखते हैं तो ये 0 के बाद हमारी डोमेन बढ़ती जा रही है और फंक्शन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। और यहाँ तक आके ये फंक्शन बढ़ रहा है, यानी π/2 90 तक। उसके बाद इसकी वैल्यूज कम होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब फर्स्ट वो इंक्रीज कर रहा है एंड आफ्टर सम इंटरवल वो वैल्यू बढ़ रही है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह फर्स्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, आफ्टर सम वैल्यू उसके बाद वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि साइन एक्स जो है फंक्शन, ये इंक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीज कब कर रहा होता है, -π से π के दरमियान में, यानी नफी 180 यहाँ पे बनता है हमारे पास, ये देख रहे हैं आप पॉइंट, नेगेटिव पाई वो 0 नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव, यानी एक नफी 180 से लेके 180 के दरमियान में ये इंक्रीज कहाँ पे होता है। तो हम अगर देखें तो यहाँ से अगर स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी -π/2 तक। इसके बाद ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, यानी नफी π/2 से ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और ये इंक्रीज होता 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 यहाँ तक इंक्रीजिंग में है, यानी π/2 से। उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के दरमियान में, इस इंटरवल के दरमियान में -π से +π तक ये फंक्शन इंक्रीज होता है, -π/2 से +π/2। तो ये इसका ग्राफिकल हम आंसर देख रहे हैं ना। अब मैथमेटिकली हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ ग्राफ नहीं होता और हमारे पास टाइम भी शॉर्ट होता है कि हम ग्राफ भी नहीं बना सकते, तो हमें मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा। ग्राफिकली तो हमारे पास आंसर आता है -π/2 से π/2। जी पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये ऑप्शन है। जी ये भी फर्स्ट ऑप्शन ही है, -π/2 से +π/2। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है, ये ग्राफिकली जो हमारे पास रिजल्ट आया, तो ये वो है। अब मैथमेटिकली देखते हैं हम, सॉरी फॉर दैट जी। अच्छा जी, मैथमेटिकली देखते हैं हम। जस्ट वेट कीजिएगा प्लीज। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन जी। जी बेटा फीवर है तकरीबन 2-3 दिन से। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है। सो हम फंक्शन राइट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के ना जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपने क्या करना है, आपने काम ये करना है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है इसके ऊपर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, अगर आपको याद हो तो वो ये था कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे ना, ठीक हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं आप, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है, cos x आ जाता है, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, cos x आ जाता है।
एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। उसके बाद मैंने लास्ट ऑब्जेक्टिव में बताया था कि हमें पॉइंट्स मालूम करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करना पड़ता है, मतलब cos x को हम जीरो पुट कर देते हैं जी। अब cos x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जीरो आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो वो बनेगी cos इनवर्स जीरो। अब cos की वैल्यू जीरो कब होती है, -90 पे या +90 पे बनती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है -π/2 से +π/2 जी। -π/2 से +π/2 के दरमियान जो है इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, जीरो आता है cos का। तो अब हमारे पास ये टोटल इंटरवल बन जाता है -π/2 से π/2। तो हम अब चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका आंसर इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग है। उसके लिए मेथड ये होता है कि आपने इनका एक इंटरवल पॉइंट जो है वो पुट करना होता है और उससे आपने क्या निकालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो यही है -π/2 से +π/2, सो दैट्स योर आंसर, ठीक है। अदरवाइज ये होता है कि आपने टोटल इंटरवल के सब इंटरवल बना लेने होते हैं, जैसे -π से -π/2, फिर -π/2 से π/2, फिर π/2 से पाई, और उसके अंदर वैल्यूज कोई एक एक वैल्यू पुट करेंगे तो उस पर आंसर चेक करेंगे आप। अगर आंसर आपके पास नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है, अगर पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक हो गया सर। सो इसी हिसाब से आप जो है वो इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं, या ग्राफ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड है हमारे पास, फाइंड, या ये गलत लिखा हुआ है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 12 and the product of one with the square of other will be maximum। जी, ये भी ऑब्जेक्टिव मैंने कराई हुई है शायद आप लोगों को, जहां तक मुझे याद पड़ता है। एक तो बंदा बूढ़ा भी ना हो जी। चले जी, बहल देख लेते हैं इसको भी हम। इसमें क्या था, मैक्सिमम मैंने बताया था कि जब मैक्सिमम या मिनिमम की बात आती है तो वहां पे आप लोगों ने क्या करना होता है, साफ है आपने अप्लाई करना होता है डेरिवेटिव, जब भी मैक्सिमम की बात आएगी या फिर मिनिमम की बात आएगी, ठीक हो गया सर। तो पहले इसकी कंडीशन बना लेते हैं। इसमें वो कहते हैं वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर, हाँ ये भी ऑप्शन ठीक है वैसे, ठीक हो गया। चले जी, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो आप लेट कर लेते हैं कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लेट कर लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स बी आ पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा आप कर लेते हैं उससे कहो दोनों का सम 12 होना चाहिए, तो दूसरा आप लिख लेंगे 12 - x, ठीक है ना, इज सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा जी, अब पहली कंडीशन क्या है कि इन दोनों में एट द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर, यानी एक है और दूसरे का स्क्वायर है। अब एक आप कोई भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन है ना हमारे पास ही, ठीक है। पहले x का स्क्वायर कर ले या आप 12 - x का स्क्वायर कर ले, ठीक हो गया। ये आपकी अपनी चॉइस है जिसको आप स्क्वायर में रख ले। तो प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर, अब वन हमारे पास x है, अब हम यहाँ लिखते हैं बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन से ये है कि ए, ठीक है जी, ओके थैंक यू अमल खान। अच्छा जी, अब गिवन कंडीशन ये है कि पहला नंबर और दूसरे का स्क्वायर 12 - x, इसका स्क्वायर। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो क्या कहते हैं, वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कहा है या उसने मिनिमम कहा है, एक मिनट जी, मैक्सिमम, हाँ जी मैक्सिमम होना चाहिए।
फर्स्ट नंबर और दूसरे का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए हमारे पास, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक हो गया जी। यार जी, अब मैक्सिमम या मिनिमम की बात होगी तो आप डेरिवेटिव लेते हैं, तो आप प्रोडक्ट पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स टाइम्स इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा 144 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो इट मींस दैट इज 24x। और जब आप इसको सब को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो आपके पास आंसर आता है 144x प्लस एक्स क्यूब एंड नेगेटिव 24x का स्क्वायर। ठीक हो गया सर। तो ये प्रोडक्ट वाला हमारे पास फंक्शन आ गया। तो इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव देन सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 3x का स्क्वायर एंड नेगेटिव 48x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 6x एंड माइनस 48। ठीक हो गया सर, 6x माइनस 48, हाँ जी यही बनेगा मेरे ख्याल में तो। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करने के लिए फिर वही बात कि फर्स्ट डेरिवेटिव वाले आंसर में आपने x को क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले ऑप्शन में हमने क्या पुट कर देना होता है, 0 पुट कर देना होता है, को 0 के इक्वल पुट कर देना होता है। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है, इस सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं जी, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। जब हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x के यहाँ से ना दो आंसर आते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो वो दो आंसर्स क्या आते हैं, एक 4 आता है, एक 12 आता है आपके पास। अब 12 तो हो नहीं सकता, वाई, रीजन क्या है इसके इसके पीछे रीजन सर ये है कि उन्होंने कहा कि दोनों को ऐड करें तो 12 आए। तो एक 12 है तो दूसरा 0 हो, लेकिन उसने कहा दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो, यानी 1 2 3 कुछ होना चाहिए, तो इसको तो हम निग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा बच जाएगा x इज इक्वल टू 4, तो उसको हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। 6 टाइम्स 4 माइनस 48, ठीक है जी। तो आपके पास ये क्या आएगा, 24 माइनस 48, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 24। तो अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने से आंसर नेगेटिव आता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं इसको, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में पुट करने से आंसर नेगेटिव आता है, तो इट मींस दैट कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और अगर अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। सो इट मींस दैट कि एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पे, ठीक है जी, ये जो फंक्शन है ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर होगी बात जी, 4 पे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर आपके पास x की वैल्यू 4 डन हो चुकी है तो दूसरा नंबर था 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स का मतलब है 12 माइनस 4, तो दूसरा नंबर आपके पास क्या आता है, 8 आता है। तो इन दोनों को अगर हम देखें सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। हमारे पास जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, 4 एंड 8 बनते हैं। ठीक हो गया सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन जो है, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा हमारे पास। अच्छा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए और उसमें मिनिमम की कंडीशन हो, सेम प्रोसेस, सेम टू सेम प्रोसेस आपने करने हैं, और उस प्रोसेस में क्या फर्क होगा कि आपके पास जो एंड पे आंसर आता है, यानी पॉइंट पुट करने के बाद अगर वो आंसर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। समझ आ रही है ना बात की। और क्या कहते हैं, मैं अगर 5 अगर हम यहाँ 12 पुट कर देते, जैसे 6 मल्टीप्लाई में 4 है, हम 12 पुट कर दे, दैट इज 72 माइनस 48, यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 12 पॉइंट पे फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू देता,
ठीक है जी। अगर पॉजिटिव आंसर आता तो उसका वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू होती। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि आप कंडीशन को भी तो देखे ना। अब कंडीशन क्या थी, वो फंक्शन क्या था हमारे पास, वो था प्रोडक्ट फंक्शन ना जी। ठीक है। अब प्रोडक्ट फंक्शन में अगर एक वैल्यू आपके पास 12 होती, यानी x 12 है, तो दूसरा 12 माइनस 12 0, सो प्रोडक्ट क्या आ जाती, आपके पास 0 आ जाती। समझ आ रही है ना जी। अब अगर आपके पास x 4 है, तो दूसरी वैल्यू है 12 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर क्या बनता है 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 4, सो दैट इज अ मैक्सिमम आंसर। ठीक है। अब जैसे कि हमने 6 और 6 ऑप्शन ले रहे थे ना हम, सो एक बनेगा 6 और दूसरा बनेगा 6, 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36, जो वो 216 आंसर आएगा। जबकि 4 और 64 का जो आंसर आता है वो 200 प्लस चला जाता है। बात किस में आ रही है ना जी आपको। तो इस हिसाब से ये फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, और ताकि जो है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर सकूं। जज़ाकल्लाह। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो प्लीज।